तो देखो आज की जो सीट है उसमें भारत की जनगणना, योजनाएं और बजट 2025-26। हालांकि मैंने बजट वगैरह के क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करी है कि यहां से आपके एग्जाम में बजट के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। योजनाओं वाले टॉपिक में मैंने मेन योजनाएं कवर करी हैं, लेकिन फिर भी कुछ योजनाएं जो हैं वो आपको सीट में दे दूंगा, पढ़ लेना। उसकी ना एक पीडीएफ भी दे देना अगर बन जाएगी तो। बाकी आप रखवा दी उस पर फोटोकॉपी वाले पे, जाते हुए वो ले लेना, जो भी होगी 5-10 रुपए की, आप उसको पढ़ लेना अच्छे से, बेहतर है वो। जनगणना भी मैं इसमें लगभग आपकी कवर करा दूंगा, मेन सब क्वेश्चन, ठीक है। पूरा शुरू से उठाया है मैंने जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कल के टॉपिक में संविधान संशोधन महत्वपूर्ण और प्रमुख अनुच्छेद और वर्तमान संवैधानिक नियुक्तियां जो हुई हैं, उसके अलावा महत्वपूर्ण सूचकांक और महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास, इतना डाटा आप जो है वो पढ़ लीजिएगा जहां से भी हो जाए। हालांकि कल क्लास का एक मुश्किल, ये परसों जो है वो हमारे यहाँ चुनाव है पंचायती के, तो हमारे गांव का चुनाव भी है। अब एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते मुझे गांव की राजनीति में थोड़ा सी अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए, जो कि मैंने पिछले 10 दिन से नहीं करी है, ठीक है। अब लोग कह भी रहे हैं कि भाई कम से कम 1-2 दिन तो साथ में हो रहे कुछ, फिर भी चलो आप टेलीग्राम देख के एक बार देखना, जैसे होगा मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब जैसे भी है, अगर होता हूं मैं, वैसे कल मेरी क्लास चलेगी, मॉर्निंग वाली तो सब क्लासें मैं लूंगा, इवनिंग में मैं कोशिश करूंगा क्लास ले लूँ, कोई दिक्कत नहीं। अगर जाना भी हुआ तो जाके कोशिश करूंगा वापस आ, जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए, हाँ इसका फोटो ले लो, ठीक है। क्लियर? शुरुआत करें, बढ़े आगे। पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई और भारत की पहली नियमित जनगणना ये हुई है 1881। देखिए एक बात सुनिएगा, यहाँ जो पहली जनगणना का मतलब है ये है तुल्यकालिक और गैर तुल्यकालिक जनगणना से। जनगणना 2 प्रकार की होती है, एक होती है जिसे हम बोलते हैं तुल्यकालिक और एक होती है गैर तुल्यकालिक। गैर तुल्यकालिक और एक होती है जिसे हम बोलते हैं तुल्यकालिक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, गैर तुल्यकालिक का मतलब है पूरे देश की गणना एक साथ नहीं हुई, किसी समय किसी क्षेत्र की, किसी समय किसी क्षेत्र की, किसी समय किसी क्षेत्र की, इसे बोलते हैं गैर तुल्यकालिक। ये जनगणना पहली बार जो हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय हुई थी और ये समय था आपका 1872। तो ये जनगणना 1872 में हुई थी। ये भारत की पहली गैर तुल्यकालिक जनगणना थी। इसका मतलब समझ रहे होंगे। एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं पता चला होगा, क्योंकि रीजन है कुछ लोग क्या होते हैं, ट्रांसफर भी होते हैं, यहां से वहां चले गए, वहां से यहां चले गए। गैर तुल्यकालिक में यही लफड़ा हो जाता है। जो तुल्यकालिक जनगणना है उसका मतलब है सब जगह पर एक साथ काम चल रहा है, यानी हर जगह के जो भी जनगणना करते हैं, टीचर्स हैं, जो भी हैं, ये काम हर जगह एक साथ हो रहा है, एक निश्चित समय में इसके कंप्लीट किया जा रहा है। ये होती है तुल्यकालिक जनगणना। और भारत की पहली तुल्यकालिक जनगणना हुई है 1881 में और इस समय पर जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था रिपन। तो यहां से दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो अब पहला है, भारत की पहली बार जनगणना 1872 में हुई, सही है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है तुल्यकालिक या गैर तुल्यकालिक। दूसरा कह रहा है भारत की पहली नियमित जनगणना 1881 में हुई थी, तो ये वाला भी सही है, दोनों सही हैं। और किस किस के समय हुई है ये भी बता दिया। एक बात ध्यान करना कि 1881 के बाद में आप देखेंगे कि कंटिन्यू हर 10 साल के अंतराल पे जनगणना का सिलसिला शुरू हो गया, यानी फिर तो हर 10 साल में जनगणना होने लगी। पहली जनगणना अगर हम इसको मान लें तो उसके बाद में फिर दूसरी, तीसरी, इस तरीके से जनगणनाएं होने लगी। तो यहां पर कथन एक भी सही है और यहां पर कथन 2 भी सही है। अब अगर आप इसमें ऑप्शन की बात करें तो यहाँ व्याख्या की बात तो आती ही नहीं है कि व्याख्या करता है, व्याख्या नहीं करता है, तो इस स्टेटमेंट का कोई रोल नहीं है। तो कायदे में यहाँ पर जो होना चाहिए, ये लिखा हुआ है वो ये है, दोनों कथन सत्य है। तो जहां ए लिखा हुआ है उसको आप काट दीजिए, तो इसका स्टेटमेंट जो बन जाएगा वो डी बन जाएगा, यानी दोनों कथन कैसे हैं आपके, सत्य है। क्लियर? कोई डाउट थोड़ी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है। और दूसरा कथन है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जनगणना संचालन के प्रमुख अधिकारी होते हैं। बिल्कुल,
एक्चुअली जो रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय होता है वो भारत में जनगणना का संचालन कराता है। देखिए 1948 में आजाद होने के बाद जनगणना अधिनियम लाया गया था और उसी अधिनियम के तहत भारत में जनगणना होती है। जनगणना कराने का जो दायित्व दिया गया वो दिया गया रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय को, और ये कार्यालय अधीन आता है गृह मंत्रालय के, यानी गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय आता है जिसे रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय कहते हैं, और बेसिकली इसी का दायित्व है भारत में जनगणना कराने का, जो हर साल में जनगणना कराता है। तो ऐसे में पहला स्टेटमेंट भी सही है कि गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है, और दूसरा स्टेटमेंट है भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त जनगणना संचालन के प्रमुख अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। यानी यहाँ पर आंसर होगा दोनों कथन सत्य हैं, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला है भारत में जनगणना हर 5 वर्ष में की जाती है। मैंने आपसे कहा चलो ये तो एक अलग बात है, लेकिन जब भी हर पूरी ये ऐसे शब्द केवल, तो उनमें थोड़ा सोचिएगा, और केवल वाले तो साधारणतः क्या होते हैं आपके गलत होते हैं, फिर भी ये तो आसान सा है। आपको पता है कि जनगणना 5 साल में नहीं होती, जनगणना होती है 10 साल में। जनगणना में धर्म, भाषा, लिंग, साक्षरता जैसे आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें ये सब आंकड़े भी शामिल होते हैं, इसमें धर्म के आंकड़े भी शामिल होते हैं, भारत में किस धर्म की कैंडिडेट कितने हैं, इसमें भाषा, हाँ जातीय के आंकड़े शामिल नहीं होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लिंग के होते हैं कि हाँ भाई कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं, साक्षरता दर कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, उसके अलावा जनघनत्व कितना है, ये सब आंकड़े जो है वो इसमें शामिल होते हैं, लिंगानुपात कितना है वो सब शामिल होते हैं। तो कथन दूसरा सही है, आंसर होगा केवल 2 सत्य है। ठीक, अगला स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक थी। तो सही बात है, इतनी ही थी। 2011 की जनगणना में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 17.64% दर्ज की गई, जिसे हम कह सकते हैं 7.7%। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ी है, इसे बोलते हैं 10 की वृद्धि दर। अब इसका मतलब है कि 17.64%, तो इसका मतलब है कि 10 साल में जनगणना मतलब जो जनसंख्या अगर 100 करोड़ थी तो वो बढ़ करके 117.64 करोड़ हो गई। मतलब इसका मतलब आप समझिए, मतलब का मतलब है कि 100 पर कितने बढ़े हैं, यही चीज प्रतिशतता को दर्शाती है। अब यहां से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम 10 की वृद्धि दर कब रही है? तो सबसे कम 10 की वृद्धि दर यही है, ठीक है। अभी जो बाद में रही है 1911 और 21 के बाद में सबसे कम यही रही है 2001 से 2011 वाली। लेकिन अब आपसे पूछ ले, क्या कोई ऐसा भी साल था जिस बार जनगणना घटी थी, यानी वृद्धि दर की जगह जनसंख्या कम हो गई थी? बिल्कुल। जो 1911 के बाद में 1921 की जनगणना की गई थी, यहां पर देखा जा गया था कि 10 की वृद्धि दर नहीं हुई थी, बल्कि जनसंख्या क्या हुई थी? कम हुई थी, ठीक है, जनसंख्या घटी थी। इसका क्या रीजन था? इसके 2 रीजन थे। पहला रीजन था सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने के लिए मिली, प्रथम विश्व युद्ध। और एक बड़ा रीजन यह था, इस समय महामारी फैली थी, भारत में हैजा जैसी बीमारी फैली थी, जिससे कि कई लोग जो है वो मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। तो इस कारण से जो है वो यहाँ पर जो वृद्धि दर थी वो आपकी माइनस में रही थी, ऋणात्मक रही थी। एक क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे ज्यादा कब रही? तो सबसे ज्यादा रही है 1961 से 1971 की जनगणना में, यहां पर सबसे ज्यादा रही थी, ध्यान रखिएगा। हालांकि 1971 से लेके 1981 में भी लगभग ठीक ठाक थी, ज्यादा थी, लेकिन इसमें ज्यादा थी। फर्स्ट पर ये है और सेकंड पर ये है। लगभग उस समय आप जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो लगभग 27% के आसपास, आप सोच के देखिए, लगभग 27%। तो अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा किस दशक में जनसंख्या वृद्धि हुई है, तब आपको आंसर लगाना है 1961 से 1971। और ये एक बड़ा कारण था कि इंदिरा गांधी का समय था, और आप देखिएगा गरीबी भारत में चरम स्थिति में थी। और इसके बाद 1975 में कांग्रेस सरकार ने सोचा कि कोई जनसंख्या नीति लाई जाए, और उसके तहत फिर बड़े कदम जो है वो इस समय उठाए गए थे। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर तो रही है 2011 की जनगणना में कितनी? 17.64%।
लेकिन ये पूछ सकता है किस राज्य की 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी रही है, 10 की वृद्धि दर, ये क्वेश्चन कोई बताएगा इसका आंसर? हाँ, नहीं 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 नहीं, मेघालय की अभी भी जो है वो लगभग कितनी रही है, 27% रही। आपसे अगर पूछे सबसे कम 10 की वृद्धि दर किसकी रही है, नागालैंड, कितनी, ऋणात्मक रही है 0.6%। तो अगर पूछे ऋणात्मक किसकी रही है, तो ऋणात्मक रही है नागालैंड की, यानी इसका मतलब वहां की जनसंख्या जो है वो घटी है, बढ़ने की जगह। इसका बड़ा रीजन हो सकता है कि पलायन भी एक बड़ा रीजन है पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। तो यहां से इतने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, 1911 से 1921। किस दशक में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, 1961 से 1971। भारत में किस राज्य की 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही, मेघालय। किसकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही, आंसर है नागालैंड। क्लियर? तो 10 की वृद्धि दर से ये चीजें मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हो गया, नोट कर लिया, हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भारत में जनगणना कराई जाती है। हाँ, 1948 में अधिनियम लाया गया था और जिसके तहत भारत में जनगणना कराई जाती है। यह अधिनियम भारत में जनगणना संचालन का एक विधि का आधार है, यानी बिल्कुल है, विधि का आधार है, अधिनियम है, इसी के अनुसार जनगणना होती है। तो ये भी सही है, यानी आंसर होगा दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन जो है वो आपके सत्य है। भारत में जनगणना हर 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है, सही है। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी, कि 2011 में जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी, बिल्कुल। और ध्यान रखना 16वीं जनगणना होनी थी 2021 में, जो कोविड के चलते जिसको जो है वो आगे स्थगित कर दिया गया। अब में भी हो सकता है कि 2026 के बाद जनगणना की जाए, क्योंकि आपको पता है एक संवैधानिक प्रावधान है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा सीटों का परिसीमन होना है 2026 के बाद में। तो फिलहाल मामला यह है कि जो 2011 की जनगणना हुई थी वो जनगणना कौन सी थी, 15वीं जनगणना, ठीक। तो आंसर यहाँ पर दोनों सही है, यानी आंसर होगा सी, यानी दोनों सत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 3 स्टार लगा दीजिएगा। कितना है, 943। लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है। अगर आपसे पूछे 2001 की जनगणना के अनुसार कितना था, तो ये था 933 था 2001 की जनगणना के अनुसार। जनघनत्व लिंगानुपात क्या होता है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये लिंगानुपात इस चीज को दर्शाता है, यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं ये दर्शाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, सबसे ज्यादा तो कहाँ का है, केरल, लगभग अप्रोक्सीमेट 1084 के आसपास है। और अगर आपसे पूछे सबसे कम किसका है, सबसे कम है हरियाणा, लगभग 879 के आसपास है। यानी हरियाणा में 1000 पुरुषों पर लगभग 880 महिलाओं के आसपास है, और केरल में ये आंकड़ा जो है वो लगभग 1084 के आसपास है। बात समझ रहे हैं? तो ये है लिंगानुपात। यहां से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे, इसको ध्यान, ज्यादा डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत बच्चे देखे हैं जनगणना पे बहुत सारे नोट्स तैयार करके रखते हैं, उतना पढ़िए जितना हमेशा याद रहे कि हाँ भाई ये है और यहां से क्वेश्चन निकल गया, अच्छी बात है। नहीं होगा तो वो फिर आसानी से किसी और से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इस चीज को जो है थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, कितनी है, 74.04%। अब यहां पर एक बात आ जाती है कि महिला और पुरुषों की कितना अंतर है, महिला और पुरुष। तो पुरुषों की साक्षरता लगभग अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, लगभग कितनी है, लगभग 82, अप्रोक्सीमेट 82% के आसपास है। और महिलाओं की लगभग 65%, हाँ लगभग अप्रोक्सीमेट महिलाओं की है
65%। ठीक है, और भारत की कितनी है आपकी, लगभग 74.04%। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अच्छा सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ की, केरल, लगभग 94% है। ठीक है, अगर पूछे सबसे ज्यादा कहाँ की साक्षरता है तब आप लगाएंगे केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूं मैं। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा किसकी है, पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा किसकी है, ये क्वेश्चन तो करंट में मैंने अभी आपको बताया था। हालांकि 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भी पूर्वोत्तर में सबसे आगे कौन है, मिजोरम है। और आपसे पूछे सबसे कम, राजस्थान, बिहार है, हाँ बिहार है। राजस्थान की भी कम है, लगभग 66% साक्षरता है राजस्थान में, तो वहां भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बिहार में साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। ठीक है, तो ये डाटा कुछ जो है वो ध्यान रख लेना, महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है और बिहार का भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। देखो, जनसंख्या घनत्व निकालने का एक तरीका होता है कि जितनी जनसंख्या है आपके राज्य में उसे आप भाग कर देते हैं अपने क्षेत्र के, देश के क्षेत्रफल से, यानी जनसंख्या को आप क्षेत्रफल से भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा कितने लोग कितने क्षेत्रफल में रह रहे हैं। और भारत में ये आंकड़ा जब आप निकालने बैठते हैं तो ये कितना आता है, लगभग 382, ठीक है, व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में भारत में औसतन जो आपको व्यक्ति मिलते हैं वो कितने मिलते हैं आपके, ठीक है, 382। लेकिन अगर हम बात करें सबसे मैक्सिमम स्थिति कहां पर है, मैक्सिमम कहां पर है, तो वो कहां पर है, बिहार में है। ठीक है, सबसे ज्यादा घनत्व जो है, जन घनत्व कहां पर है, बिहार। दूसरे नंबर पर, हाँ फर्स्ट पे है, सेकंड नंबर पर है वेस्ट बंगाल। लेकिन अगर पूछे मिनिमम यानी सबसे कम, तो सबसे कम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। और यहां तो मात्र ये 17 आंकड़ा है। 17 का मतलब समझते हो, 1 वर्ग किलोमीटर में केवल कितने व्यक्ति आपको देखने के लिए मिलते हैं, 17। यही क्वेश्चन पूछा गया था अभी परसों के एग्जाम में जो हुआ था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। फिलहाल ये पूछा है जनगणना में निम्नलिखित किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो किसका होगा इसमें, बिहार का होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो आपको कहां देखने के लिए मिलेगा, बिहार में देखने के लिए मिलेगा। और सबसे कम जो आपको मिलेगा देखने के लिए वो कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो लगभग कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्लियर। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 82.14% है, सही है। अभी मैंने बताई अप्रोक्सीमेट कितनी है, 82, तो सही है। महिला साक्षरता लगभग 75.45% है। आप कॉमन सेंस लगाइए, भारत की औसत जनगणना, औसत साक्षरता लगभग 74% है। अगर महिला और पुरुष की दोनों की साक्षरता अगर ज्यादा है 75 से, तो औसत साक्षरता 74 कैसे हो सकती है। इसका मतलब ये आंकड़ा गलत है। यहाँ पर ये आंकड़ा अप्रोक्सीमेट कितने परसेंट के पास है, 65% के पास है। इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और स्टेटमेंट कौन सा सही है, केवल पहला। तो केवल पहला सही है, बाकी दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है, कथन है, वो आपका कैसा है, गलत। ध्यान रखिएगा। ठीक, स्पीड तेज हो रही है क्या, सही है। साक्षरता दर की गणना 0 से ऊपर की पूरी जनसंख्या के आधार पर की जाती है। अगला है, भारत में 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को साक्षर मानते हैं। अब इस प्रकार से बताइए क्या होना चाहिए इसे। क्या हम कहते हैं, भारत की साक्षरता 7.4 के आसपास है, 74% के आसपास है। इसका मतलब क्या है, पूरी जनसंख्या में देखा है कौन पढ़ा लिखा है, कौन क्या है, या उसके लिए मेजर कोई आयु होती है। आयु क्या 7 वर्ष से ज्यादा होती है, 18 वर्ष से ज्यादा होती है, 11 वर्ष से ज्यादा होती है, 14 वर्ष से ज्यादा होती है, क्या होती है, इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, ध्यान रखना, आप छोटे बच्चे के आधार पर साक्षरता की गणना थोड़ी करेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 7 वर्ष से ज्यादा के बच्चे पर हम साक्षरता के आंकड़े जुटाना शुरू करते हैं कि हाँ भाई
स्कूल में इनरोल्ड है, पढ़ रहा है, क्या है, बातों को समझ रहा है, भाषाई ज्ञान से है कि नहीं। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, कथन 2। ठीक है, यानी भारत में 7 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के लोगों को क्या माना जाता है, साक्षर। साक्षरता के आंकड़े उस आधार पर जुटाए जाते हैं। इसलिए आंसर क्या सही होगा इसमें, केवल कथन 2 सत्य है और पहला कथन जो है वो आपका कैसा है, गलत है। केरल भारत में सबसे अधिक साक्षर राज्य है। हाँ बिल्कुल, 94% साक्षरता है। ठीक है, बिहार की साक्षरता दर 2011 में सबसे कम थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, एग्जाम में पूछ सकता है। तो आंसर क्या होगा, दोनों सत्य है, दोनों ही सत्य है, ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट, भारत की ग्रामीण साक्षरता दर शहरी साक्षरता दर से अधिक है। अच्छा, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। एग्जैक्ट डाटा की हालांकि बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता से महिला साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से कम है। महिला साक्षरता दर पुरुष से कम है, इनकी 65% है, उनकी लगभग 82% है। तो ये वाला सही है, यानी आंसर क्या होगा, कथन 2 सत्य है। क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 943 है। अगला क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना में भारत का कुल लिंगानुपात 935 था। स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, यानी आंसर होगा सी, दोनों सत्य है। ठीक है, दोनों सत्य है। ठीक, नेक्स्ट, भारत में लिंगानुपात की गणना प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में की जाती है। सही है। 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 919 था। बाल लिंगानुपात मतलब शिशु लिंगानुपात की बात चल रही है। हाँ, भारत में ध्यान रखिएगा शिशु लिंगानुपात कितना है, 919 है। और इसमें तो आप देखिए गिरावट देखी गई है, पिछली बार के मुकाबले इस बार गिरावट देखी गई है लगभग 8 की। शायद पिछली बार 2001 की जनगणना में ये आंकड़ा लगभग 927 के आसपास था और इस बार ये 919 के आसपास है। शिशु लिंगानुपात मतलब समझिए छोटे बच्चों में 1000 बच्चों में 1000 बालिकाओं की संख्या को इंगित करता है। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि अगर आज शिशु लिंगानुपात कम है तो मे भी कल के दिन को जो है वो लिंगानुपात भारत का प्रभावी हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इस बार जो है जनगणना में लिंगानुपात में गिरावट आई है पिछली बार के मुकाबले, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 स्टार लगा देना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये है सीट, तो वो ये है। इस वाली सीट में मैंने पढ़ा रखा है भारत सरकार की योजनाएं, 1977 से लेके पढ़ाई है मैंने सब। काम के बदले अनाज, ट्राइसेम, ड्वाक्रा, ठीक है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके अलावा जितनी योजनाएं शुरू हुई हैं वो सब। तो ये 2 पेज में तो योजनाएं हैं, 2 नहीं लगभग 4 पेज में योजनाएं हैं, 4 पेपर में। और फिर उसके बाद बजट 2025-26, उसके बाद फिर मैंने पढ़ा रखा है जनगणना, सेंसस। सेंसस में जितने आंकड़े हैं सब कवर हो जाएंगे, कुछ आपको नहीं पढ़ना। मैंने शुरू से कराया, जनगणना कब से स्टार्ट हुई है, क्यों हुई, क्या है, वो सब करा रखा है। तो इसमें 3 टॉपिक है, इसको हम मार्केट से लेके इसको पढ़ लेना। ये की चीजें होती हैं एग्जाम से, एग्जाम देने जाने से पहले ये चीजें तैयार होनी चाहिए, तब आप एग्जाम में कुछ बेहतर कर पाओगे। इसका आंसर क्या होगा, दोनों सही है, आंसर क्या होगा, सी। अगला, केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, हाँ लगभग 1084 के आसपास है। भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, पहले तो ये बताओ, भारत का 943, केरल से अधिक है, केरल का है लगभग 1084। तो क्या ज्यादा है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है और पहला वाला सही है, यानी केवल कथन 1 सत्य है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार अगर एग्जाम में आ जाएगा तो थोड़ी सी परेशानी कर देगा। हो गया, कर लिया क्या, हो गया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है भाई, यूपी। यूपी से कम फिर कौन आएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कम कौन आएगा फिर, बिहार।
ठीक है, एटलीस्ट इतने 3 आप याद रखेंगे काफी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। बिल्कुल, लगभग 6 लाख के आसपास इसकी जनसंख्या है, तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है? सिक्किम की। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है और ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी क्या होगा? दोनों कथन सत्य है, यानी आंसर क्या होगा यहाँ पर? सी। क्लियर? महाराष्ट्र 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा है? तीसरा नहीं है बल्कि दूसरा है, सेकंड है। क्लियर? तीसरे पे बिहार है। बिहार की जनसंख्या 2011 में महाराष्ट्र से अधिक है, कम है, यानी स्टेटमेंट गलत ये भी है, स्टेटमेंट गलत ये भी है, दोनों क्या होगा? असत्य होगा, दोनों कथन असत्य है। ठीक है, नेक्स्ट। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश से अधिक है, क्या लगता है? बिल्कुल यार, हिमाचल की जनसंख्या लगभग 60-65 लाख के आसपास है और उसकी जनसंख्या लगभग 1,65,00,000 के आसपास है, 1 करोड़ का अंतर है। तो दिल्ली की जनसंख्या नो डाउट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगला है 2011 में नागालैंड की जनसंख्या घटी है, तो घटी है, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट कैसे होंगे? सही, यानी दोनों कथन कैसे हैं? सत्य हैं, सही है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना में राजस्थान गुजरात से अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कह रहे हैं कि राजस्थान की जनसंख्या गुजरात से ज्यादा है। हाँ, थोड़ी ज्यादा है, स्टेटमेंट सही है। अगला है राजस्थान का क्षेत्रफल गुजरात से बड़ा है लेकिन जनसंख्या कम है। बड़ा तो है लेकिन जनसंख्या कम नहीं है, जनसंख्या राजस्थान की कैसी है? आपकी ज्यादा है। तो स्टेटमेंट ये वाला कैसा होगा? गलत। देखो, पढ़ने के बावजूद भी अगर ऐसा स्टेटमेंट आ गया तो बाहर हो जाएगा, कौन पढ़ेगा गुजरात या राजस्थान की? ठीक है, ये क्वेश्चन बेसिकली एआई बेस्ड है, तो जो वो निकाल के दे रहे हैं ना, अगर कल के दिन को आयोग जैसे कह रहे हैं कि ये एडोबिटी वगैरह ये एआई का प्रयोग करेगा या और बाकी के आयोग भी अब कोशिश करेंगे कि एआई इसका प्रयोग करे क्वेश्चन बनाने में, तो जब वो टॉपिक डालेंगे तो क्वेश्चन सिमिलर ही बन के आएंगे। अब जो टीचर बदलाव कर लेगा जल्दी उसका सही है, अब जो पुराने ट्रेंड में रहेगा टीचर वही पढ़ाने में, तो वो बात थोड़ी सी फंस जाएगी। ठीक है, इसलिए अपडेट होना जरूरी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, सही है। बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में सर्वाधिक, मेरे हिसाब से शायद 1106 के आसपास है। ठीक है, इतना ही है। हाँ, तो लगभग जो है वो आपका 1106 के आसपास है, ये ध्यान रखिएगा। जनसंख्या घनत्व यानी 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग कितना है? 1106। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है। आप दिल्ली का देखोगे तो वो शायद 11,000 के आसपास है भाई। ठीक है, हाँ सोचिए। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों सत्य है। अच्छा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का मेन फायदा ये भी है कि आपका ये नोट्स भी हैं, आप एग्जाम से पहले सीट भी पढ़ के जाओगे तो भी आपको काफी हद तक डाटा कवर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। हाँ, कितना है? 17। दिल्ली की जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, हो जाएगा क्या भाई? राष्ट्रीय औसत कितना है? 382 है और उसका मैंने क्या बताया? लगभग 11,000 के आसपास है। तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम नहीं है बल्कि कैसा है? ज्यादा है, इसलिए कथन 1 सही है और दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? कथन 1 सत्य है। तो केवल कथन 1 सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट, कथन जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। ऐसे निकलता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, मैंने अभी बताया ऐसे निकलता है। अगला है घनत्व से यह पता चलता है कि किसी क्षेत्र में कितनी भूमि पर कितने लोग रहते हैं। हाँ, ये भी सही। तो क्या होगा? दोनों सत्य हैं। अच्छा, यहां पर हम इसको थोड़ा सही ले सकते हैं। घनत्व से पता चलता है कि कितने लोग रहते हैं, क्योंकि यह इस आधार पर निकाला जाता है।
तो इसलिए यहाँ पर व्याख्या का भी हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सी। क्लियर? समझे या नहीं समझे? ठीक है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय, ये उत्तराखंड का एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तराखंड का जो जनघनत्व है वो लगभग है 189, यानी 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 में उत्तराखंड का जनघनत्व लगभग 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय औसत कितना है? 382 का। दोनों देखिए, उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय औसत से कम है, सही है। अगला है 2011 में उत्तराखंड का घनत्व लगभग 189 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, ये भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका? दोनों कथन सत्य है, दोनों सत्य है, ठीक। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपके अब पकड़ेगा, ये वाले, ये बहुत आता है। करने का तरीका क्या है? अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम पता है तब हम उससे प्रयोग करेंगे। यहां पूछा है अवरोही। अवरोही का मतलब होता है, आपको पता है, ज्यादा से कम, ये होता है अवरोही। और कम से ज्यादा ये होता है आरोही। आरोही मतलब होता है चढ़ना, और अवरोही माने होता है अब मतलब नीचे, यानी उतरना। अब यहां पूछा है अवरोही यानी उतरना है, तो सीधी सी बात है, सबसे शुरू में मैक्सिमम वाला होगा और सबसे लास्ट में कम वाला होगा। क्वेश्चन है जनघनत्व की बात हुई है, तो अवरोही है तो सबसे शुरू में कौन सा होगा? ज्यादा वाला। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। तो सीधी सी बात है, फर्स्ट में कौन आपको दिखाई देगा? बिहार। अब बात आ रही है सबसे कम, तो सबसे कम जनघनत्व किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। तो फोर्थ नंबर पर कौन आपको दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश। यानी शुरू में पहला होगा और लास्ट में चौथा होगा। शुरू में पहला, लास्ट में चौथा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है, तो आंसर क्या लगाओगे? ये लगाओगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करने की कोशिश करना, यानी सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? बिहार का। सेकंड पर है पश्चिम बंगाल का, फिर है उत्तर प्रदेश का, और सबसे कम आपको किसका दिखाई देगा? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को इनको ऐसे ही करना, ज्यादा समय बेकार करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्लियर? अगला है दो तरह के अनुसार साक्षरता दर के आधार पर आरोही क्रम, यानी सबसे शुरू में कौन सा होगा? कम वाला। सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की। यानी सीधी सी बात है, सबसे फर्स्ट पे आपको सेकंड वाला मिलेगा, यानी ये हो सकते हैं। अगला सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा साक्षरता कहां की है? केरल की। लास्ट में कौन मिलेगा आपको? एक वाला मिलेगा। अब मामला फंस गया, क्योंकि बीच में क्लियर करना पड़ेगा आपको राजस्थान और महाराष्ट्र। आप बताइए किसकी साक्षरता ज्यादा होगी? महाराष्ट्र और राजस्थान में अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र की ज्यादा होगी, राजस्थान की कम होगी। ग्रामीण क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, महिलाओं को खास करके पढ़ने का ज्यादा मौका नहीं मिलता। तब ऐसे में साक्षरता दर के आरोही क्रम पूछा हुआ है, तो सबसे कम बिहार, उसके बाद तीसरा आएगा, तीसरा, उसके बाद चौथा, और उसके बाद एक आंसर होगा इसका, ठीक है। ये आंसर होगा। क्लियर? निम्न राज्यों को लिंग अनुपात के आधार पर अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही मतलब सबसे शुरू में ज्यादा वाला होगा। लिंग अनुपात सबसे ज्यादा किसका है? यानी ए। सबसे लास्ट पे कम किसका है? हरियाणा का, यानी 2-2। अब यहां पर एक से मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो रहा है, तो आंसर क्या होगा इसका? ए आंसर होगा। यानी केरल का सबसे ज्यादा है, उससे कम छत्तीसगढ़ का है, उससे कम पंजाब का है, और सबसे कम किसका है? हरियाणा का। तो आप ऐसे मत सोचिए सर ये तो इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं है। एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप हर राज्य का याद करें, वो ये चाहता है कि आप क्वेश्चन देख के घबरा तो नहीं रहे। कोई व्यक्ति अगर इतना भी समझ के सही नहीं कर पा रहा, तो आप समझिए उसका कॉमन सेंस कितना कमजोर है। मेरी बात समझ रहे? इसलिए ये चीज चेक होती है, ये क्वेश्चन इसलिए ऐसे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, निम्न को 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी होगी? उत्तर प्रदेश की। सेकंड नंबर पर किसकी होगी? तीसरे नंबर पर किसकी होगी? और फोर्थ पे किसकी होगी?
इसके, तो क्या बनेगा आंसर? सीधा अवरोही क्रम है ना, यानी दूसरा, ये तो सब 2 पे आए हैं। इसके बाद आएगा महाराष्ट्र, यानी 1 1 2 गायब हो गए। उसके बाद आएगा थर्ड, यानी 3, यानी आंसर होगा बी। इसका आंसर बी होगा, बी। क्लियर? प्रधानमंत्री जनधन योजना इंपोर्टेंट योजना है। तो बताया कब स्टार्ट हुई थी प्रधानमंत्री जनधन योजना? 2015 में हुई थी, 14 में हुई थी। प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी 2014। सन याद करिएगा, तिथि जिसकी याद करनी होगी मैं बता दूंगा। जनधन योजना क्यों इंपोर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। वित्तीय समावेशन बढ़ाने के लिए भारत में ये बात हुई कि एक काम हमें करना चाहिए, हमें सब लोगों के खाते खोलने चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने एक योजना शुरू करी, जनधन योजना। जनधन योजना का उद्देश्य था लगभग हर परिवार में लोगों का एक खाता खोला जाए। अब खाता कोई नहीं खुलवाएगा, क्योंकि लोग क्या है, इंडिया में साक्षरता के अभाव में अपने डॉक्यूमेंट्स देने से डरते हैं। उनसे कोई मांग ले तो डरेंगे थोड़ा डॉक्यूमेंट्स देने से, तो उन्हें लालच देना पड़ेगा। तो सरकार ने लालच दिया कि यदि आप खाता खुलवाते हो तब ऐसे में आपको कुछ बीमा सुविधाएं मिलेंगी। जैसे आपको जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा सुविधा मिलेगी, यानी खाता खुलवा करके आपको सरकार क्या मुहैया कराएगी, साथ में दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा उपलब्ध कराएगी। जिसके कारण से आप देखेंगे कि लोगों ने बड़े पैमाने पर अपने खाते खुलवाए, और ये योजना ऐसी योजना बनी कि विश्व में इतने खाते किसी योजना में नहीं खोले गए जितने खाते इस योजना में। तो पहला कथन है, इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। हाँ, एक परिवार का एटलीस्ट एक खाता हो, तो ये इंपोर्टेंट है, सही है। इस योजना में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा थी। हाँ, जीवन बीमा होता है मृत्यु के बाद में आपके परिवार वालों को कुछ पैसे मिल जाएंगे, इसे बोलते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस। और दुर्घटना बीमा होता है आपका एक तरीके से कि दुर्घटना में कुछ हो गया, हाथ चला गया, आप डैमेज हो गए, काम करने लायक नहीं है, तो सरकार आपको कुछ एक पैसा दे देती है, उसे बोलते हैं दुर्घटना बीमा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा आंसर? दोनों सही है, आंसर होगा दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन सत्य है। ठीक, अगला देखें, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। मेरे हिसाब से इस पे आपको लगा देने चाहिए 3 स्टार, और ये आ भी गया। ये शुरू हुआ था इसकी डेट याद रखना, 1 मई 2016। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना का बेसिकली उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि जो गांव के गरीब परिवार हैं, शहर के गरीब परिवार हैं, जो भी भारत में गरीब परिवार हैं, उनको क्या दिया जाए? आपका गैस कनेक्शन दिया जाए। तो उनको मुफ्त में गैस कनेक्शन देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। रीजन क्या है? भारत में जिसके पास गैस कनेक्शन नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो क्या करेगा? आपका लकड़ी से खाना बनाएगा। और होता क्या है, लकड़ी से खाना बनाने में जो उनसे धुआं निकलता है उससे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चुनौतियां आती हैं, यानी आंखों की रोशनी कम हो जाती है। आप देखिए गांव में खास करके जो बूढ़ी अम्माएं होंगी उनकी देखोगे उनकी रोशनी नहीं होती। रीजन, क्योंकि उन्होंने अपनी जवानी में चूल्हा जलाया है, बचपन में भी उन्होंने चूल्हा जलाया है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की ज्यादा आंखें कमजोर होती हैं। उसका रीजन है क्योंकि वो बड़े पैमाने पर धुएं के सामने रहती है। तो इसलिए सरकार ने इन चीजों को देखते हुए इस योजना को शुरू किया। तो उद्देश्य क्या था? इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करना था। सही बात है। दूसरा है, इस योजना का लाभ केवल शहरी, केवल आ गया, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों। तो इससे गलत है, आंसर क्या होगा? केवल कथन एक सत्य है, एक सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, यह योजना शुरू की गई थी 2016 में। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देखिए भारत में किसानों के लिए बड़े चैलेंज थे। किसानों की कभी फसल में बेकार हो जाती है, कभी कीट वगैरह मार जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। तो मोदी सरकार ने 2016 में एक योजना शुरू की थी। उसके तहत अलग अलग फसलों के लिए प्रीमियम रखे गए थे, जैसे 1.5%, 1%, 3%, इस तरीके से प्रीमियम जो है वो रखे गए थे। इसके तहत क्या है कि किसान अपनी फसल का बीमा कराएगा।
और अगर फसल जल जाती है, ये सॉरी आपदा के कारण से डैमेज हो जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, कुछ भी हो जाती है, तब ऐसे में उसका जो है वो क्या किया जाएगा, बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी। यानी इस योजना के तहत जो है वो किसान को राहत प्रदान की जाएगी। किसानों के लिए एक बड़ी योजना थी, बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना प्राकृतिक आपदा, कीट रोग से फसल हुए नुकसान को बीमा सुरक्षा देती थी। हाँ, कोई भी आपदा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, प्राकृतिक आपदा हो या कीट वगैरह से कोई नुकसान होता है, तो उसमें बीमा प्रदान कर रही थी ये फसलों को। ठीक है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, यहाँ तक कि दलहन फसल जो थी वो भी इसमें कवर थी। इसमें किसानों से 50% प्रीमियम लिया जाता था। 50% प्रीमियम नहीं था, अगर सब फसलों को भी जोड़ दें तो लगभग 7 से 8% प्रीमियम बैठ रहा था। ठीक है, तो किसी फसल के लिए 1%, किसी फसल के लिए 1.5%, ऐसे करके प्रीमियम था। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर क्या होगा, कथन एक सत्य है। ठीक, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY सबसे ज्यादा चर्चा में रही योजना है। ठीक है, 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था मोदी सरकार द्वारा, और उद्देश्य था इसका देश में युवाओं को प्रशिक्षित करना। युवा नहीं, मतलब युवा में केवल पुरुष नहीं, साथ में महिलाएं भी। तो आपने देखा होगा आपके यहाँ पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेंटर खुले होंगे। वहां पर क्या होता था, किसी को सिलाई मशीन का कोर्स सिखाया जा रहा है, किसी को कुछ सिखाया जा रहा है, बहुत सारी ट्रेड होती थी उसमें, और उनको जो है वो क्या किया जाता था, प्रशिक्षित। लेकिन ये योजना सक्सेस नहीं रही, क्योंकि जो सेंटर खुलते थे वहां पर केवल कुछ होता नहीं था, केवल बच्चों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो उनको पैसा मिलना है वो पैसा मिल गया। और मैं आपसे कहता हूं इस योजना पे सरकार ने बड़े पैमाने पर पैसा खर्च हुआ, लेकिन इस योजना का लाभ जो है वो ज्यादा नहीं मिला। आप कुछ सिखाएंगे नहीं तो जॉब कैसे लग जाएगी। हालांकि सरकार का उद्देश्य था कि हम लोगों को क्या करेंगे, प्रशिक्षित करेंगे। जैसे महिलाओं को मान लो सिलाई वगैरह सिखा देंगे, ठीक है, पुरुषों को मोबाइल ठीक करना सिखा देंगे, सौर पैनल का काम उनको सिखा देंगे, और कोई काम उनको सिखा देंगे। ठीक है, यहाँ तक कि जो होटल में काम करने वाले होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो सिखा देंगे। उससे क्या होगा, जब ये लोग थोड़ा काम सीख जाएंगे, फिर कहीं जाके जॉब मांगेंगे किसी होटल में, किसी कंपनी में, तो इनको प्राइवेट वगैरह जॉब जो है वो मिल जाएगी। लेकिन कहां से जॉब मिलेगी, व्यक्ति को तो कुछ आता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो पहला कथन है, यह योजना का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार योग्य बनाना था। सही है, उद्देश्य तो यही था, प्रशिक्षण देना था, और जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सके। अगला है, इसमें प्रशिक्षण के बाद युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी जाती है। ठीक है, नहीं, दूसरा गलत है। कौन सा सही होगा, केवल कथन पहला सत्य, यानी केवल कथन एक सही है। सरकारी का रोल नहीं था, प्राइवेट का था, वो भी सीधे नहीं, डायरेक्ट नहीं। हाँ, लेकिन इसमें एक ये प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति सेंटर लेगा वो एक निश्चित संख्या में प्लेसमेंट कराएगा, नहीं तो उसका पेमेंट फंस जाएगा। तो ऐसा कुछ प्रावधान इसमें किया गया था, लेकिन सरकारी नौकरी का कोई प्रावधान नहीं था। तो इसलिए कथन एक तो सही है, लेकिन कथन दूसरा जो है वो आपका गलत है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 3 स्टार लगा दो इस पे, 2019 की योजना है। देखो 2019 में 3 योजनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो स्टार्ट की गई। एक है किसान सम्मान निधि, PM किसान सम्मान निधि, एक किसान मानधन योजना, और एक है श्रमयोगी मानधन योजना। ये तीनों योजनाएं आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। क्या है, सबसे पहले किसान सम्मान निधि। ये निधि कहती है कि देश के जितने भी किसान हैं उन सबको हम क्या देंगे, 6,000 रुपए वार्षिक देंगे। वार्षिक 6,000 रुपए उनको दिए जाएंगे। बट ये कैसे दिए जाएंगे, ये 2-2 हजार के 3 इंस्टॉलमेंट किस्त आपको दी जाएंगी। क्या ये हर किसान के लिए है या केवल छोटे किसानों के लिए है? नहीं, ये हर किसान के लिए है। देश के जितने किसान हैं आप देखिए, पूछिएगा, ये सबके लिए है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये 2 योजनाएं, किसान सम्मान धन योजना किसानों के लिए है, और श्रम योगी मानधन योजना ये श्रमिकों के लिए है। तो ये क्या योजना है, समझिएगा। किसान मानधन योजना के तहत क्या है, जो किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, वो किसान अपना जो है वो एक तरीके से इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
ठीक है, 18 से 40 वर्ष की योजना में वो इसके लाभार्थी बन सकते हैं। होगा क्या, उसके बाद में उनको जो है जब वो एजेड हो जाएंगे, रिटायरमेंट एज आ जाता है नॉर्मली, बुढ़ापे में जब वो काम नहीं कर पाएंगे, तब उनको सरकार क्या देगी, पेंशन देगी। कितने रुपए पेंशन देगी, हाँ कितने हजार, 3000। तो उनको 3000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। जो श्रमिक हैं, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं, कहीं काम कर रहे हैं, सेम उन्हीं के लिए जो योजना है उसका नाम है श्रमयोगी मानधन योजना। इसमें भी सेम है, 60 साल के बाद आपको क्या मिलनी शुरू होगी, पेंशन मिलनी शुरू होगी। बात समझ रहे? लेकिन इसके लाभार्थी कौन लोग बनेंगे, जिनकी एज प्रेजेंट में 18 से 40 साल है। तो ये योजना में से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये 3, ठीक है। तो इसमें पेंशन मिलेगी कितनी, श्रमिकों को 3000 रुपए, ये मासिक है। और इसमें कितनी मिलेगी, इसमें भी 3000 रुपए, ये भी मासिक है। देखिएगा, इस योजना में किसानों को 6000 रुपए प्रति वर्ष की सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। ये किसान सम्मान निधि है, पीएम किसान सम्मान निधि, सही है। अगला है, इसका लाभ केवल लघु और सीमांत किसानों को मिलता है, तो नहीं, इसका सभी के लिए है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये सही, ठीक है। आंसर क्या होगा, केवल कथन एक सत्य। हाँ, डी ऑप्शन क्या, एक सत्य है, दूसरा, हाँ। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं स्टेटमेंट ऐसा बनके, लेकिन ठीक है, पहला सत्य है और दूसरा सत्य है। आप वो भी सही है, ऐसा स्टेटमेंट एग्जाम में नहीं आएगा, ये एआई मिस्टेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तुम्हें लग रहा है इंसान बनाएगा ऐसा स्टेटमेंट, नहीं बनाएगा। सौभाग्य योजना इंपॉर्टेंट है, ये योजना शुरू की गई थी 2017 में। सौभाग्य योजना का उद्देश्य था आपके देश में हर परिवार, मतलब हर जगह पर हर परिवार में विद्युतीकरण करना, यानी हर घर में बिजली पहुंचाना। क्योंकि बहुत ऐसी जगह थी जहां पर विद्युत की व्यवस्था नहीं है, केबल नहीं पहुंच रही है, विद्युतीकरण नहीं हुआ है। तो इसका उद्देश्य था कि देश के पूरे भारत में 100% विद्युतीकरण करना, जिससे कि हर घर में विद्युत पहुंच सके। फ्री विद्युत नहीं, केवल विद्युत पहुंचाना। और इसमें लक्ष्य रखा गया था 2019 तक का, यानी 2017 में 2019 तक का लक्ष्य रखा गया था कि 2019 तक 100% देश में क्या करना है, विद्युतीकरण करना है। तो पहला स्टेटमेंट है, यह योजना सभी घरों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी, सही है, बिल्कुल, कि हर घर को हमें विद्युत कनेक्शन देना है। दूसरा, इसका लक्ष्य है 2025 तक पूरे भारत को 100% विद्युतीकरण करना है, नहीं, कब तक करना था, 2019 तक करना था। ये वाला स्टेटमेंट गलत है, आंसर होगा केवल कथन पहला सही है, पहला सही है। क्लियर? हाँ ठीक है, समझ जाओ डी वाला, ठीक है। अब मैं इसको ऑप्शन मुझे लगता है कि अपने से चेंज करने पड़ा करेंगे। आयुष्मान भारत की योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है आयुष्मान योजना। आयुष्मान योजना वो योजना है जो आपको हेल्थ कवर देती है। इसके तहत सरकार ने शुरू किया आपको हेल्थ कवर, कि यदि किसी व्यक्ति के चोट लग जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपको 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है। आप हॉस्पिटल जाएंगे किसी भी, चाहे प्राइवेट हो सरकारी, और वहां जाकर के आपको एक कार्ड मिलेगा जिसका नाम होगा आयुष्मान कार्ड, ठीक है। और उसको लेकर के आप जाएंगे और अपना इलाज करवाएंगे, और उस कार्ड से आपका इलाज होगा। लेकिन ध्यान रखना, इलाज आपका 5 लाख के अंदर में होना चाहिए, 5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो ये एक बड़ी योजना है, ठीक है, और महत्वपूर्ण है, और काम भी कर रही है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस योजना के तहत ही जो बूढ़े लोग हैं, अपना बुढ़ापे में कैटरैक्ट का ऑपरेशन नहीं करा पाते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करा पाते थे, वो अब अच्छे से करा पा रहे हैं, ठीक है। ये योजना कब स्टार्ट हुई एग्जैक्ट, आयुष्मान योजना 2018, वो सॉरी, हाँ 2018। तो यह योजना गरीबों को सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, सही बात। यह योजना केवल सरकारी अस्पतालों में, केवल आगे तो केवल सरकारी नहीं है, आप किसी भी अस्पताल में जाइए, सरकारी में तो इलाज होता ही वैसे है फ्री, मेन प्राइवेट में भी जाके आप इलाज फ्री करवा सकते हैं,
तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है, यानी केवल कथन पहला सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट अगला, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। प्रधान एक आपको पता है क्या, यानी डी का पहला ये आंसर हो गया। ठीक है, तो अब मिला लेना, ए का क्या है, चौथा। ठीक है, इसमें एक जो आपको याद रखना है वो याद रखना है जल जीवन मिशन। ये कब हुआ है, 2019। जल जीवन मिशन क्या था ये मिशन? हाँ, हर घर पानी दे रहे हैं। तो आपके गांव में देखा होगा, वो खोद करके बिछाया होगा, वो सब जो हो रहा है वो कौन सी योजना के तहत हो रहा है? आपका जल जीवन मिशन के तहत। हाँ, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। हाँ, पेनल्टी बैलेंटी। हाँ, एक साल में आप 5 लाख का ले सकते हैं, 5 लाख रुपए तक। लेकिन होता क्या है, आपको इसका इतना बेहतर फायदा इसलिए नहीं मिल पाता है, हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से बचते हैं। उनका एक बड़ा रीजन है, क्योंकि ये जो आयुष्मान कार्ड है, इसका जो पेमेंट मिलता है हॉस्पिटल को, देखो हॉस्पिटल ने अपने पास से 3 लाख रुपए लगा दिए, आपको घर भेज दिया, और वहां पे वो आयुष्मान कार्ड का चढ़ गया। अब 3 लाख रुपए का बिल उन्होंने सरकार को बना के भेज दिया। अब जो सरकार है वो इस बिल को जल्दी से फाइनल नहीं करेगी, ये पेमेंट आता है बहुत समय बाद, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल। अब आप सोचिए, हॉस्पिटल में 1.5 साल बाद पेमेंट आ रहा है, और उसमें उसे पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं हॉस्पिटल वाले को, ये वो। तो हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से बचते हैं इलाज करने से। अगर ये तुरंत काम हो, इधर बिल बना, इधर बिल भेजा गया, हाथों हाथ पैसा आ गया, तो देखिए आप प्राइवेट हॉस्पिटल कितने बढ़िया से काम करेंगे। उनके लिए तो बढ़िया है, जो गरीब रोता है उनके सामने पैसे कम करवाने के लिए वो रोएगा नहीं, वो तो काट दे देगा सीधा। ये भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए। अच्छा, ये मिशन है कुछ, एक तो स्वच्छ भारत मिशन आपको याद रखना है भाई, 2014 का है स्वच्छ भारत मिशन, शुरू में ही शुरू किया गया था स्वच्छ भारत मिशन। प्रधानमंत्री कौशल विकास, ये तो मैंने बताया है, कब, 2015 का है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये शुरू की गई थी 2016 में। प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र योजना 2017 में, सेम क्रम से लगा दिया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, सी, क्लियर। नेक्स्ट, 2014, 15, 16, 17। हाँ, ये कुछ पुराने प्रोग्राम हैं। जैसे मैं आपको कुछ प्रोग्राम बता देता हूं जो आपको याद रखने हैं। एक याद रखना है आपको योजना ट्राइसेम। ट्राइसेम कब शुरू हुई थी, 1979। एक है ड्वाक्रा, 1980। ठीक है, एक शुरू हुई थी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 1980। एक हुई थी स्वर्ण जयंती, ये इनसे आते हैं जो क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ये 6-7 पुरानी बता रहा हूं मैं आपको। स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना, ये है 1997। एक है स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार मिशन योजना, ये है 1999। ये दोनों स्टार लगा लेना, इन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके बाद एक है नरेगा, ये है 2000
5 में अधिनियम आया, 6 में शुरू हुई। जो एक्ट आया था इसके लिए लाया गया था 2005 में, रोजगार देने के लिए, 100 दिन का रोजगार वर्ष में। और 2009 में इसी का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, मनरेगा। ये एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना थी। यानी 2005 में एक एक्ट लाया गया था और उस एक्ट का नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। यानी गांव के लोगों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी। तो ये एक्ट लाया गया और इसके तहत इस योजना को कहा गया नरेगा। शुरू हुई 2006 में, लेकिन 2009 में इसके आगे नाम लगा दिया महात्मा गांधी, तो ये नाम बन गया मनरेगा। ट्राइसेम जो आई थी, ये आई थी युवा प्रशिक्षण के लिए, युवा प्रशिक्षण, युवा प्रशिक्षण के लिए आई थी। ड्वाक्रा आई थी महिला व बच्चों के विकास के लिए, ड्वाक्रा महिला व बच्चों के विकास के लिए। IRDP ये पूरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास था, एकीकृत ग्रामीण विकास, एकीकृत ग्रामीण विकास। और बाकी इसका तो नाम से पता चल रहा है आपको। शहरी क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। और नरेगा जो है ये क्या थी, 100 दिन की गारंटी ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में 100 दिन रोजगार गारंटी। रोजगार की गारंटी। अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। एक तो ट्राइसेम पूछता है आपसे। ट्राइसेम की शुरुआत क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी गांव में युवाओं को प्रशिक्षित करना, जिससे कि वो प्रशिक्षण करके कुछ अपना काम धंधा कर लें। 1980 में ड्वाक्रा शुरू किया गया, यानी वुमेन और बच्चों, चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम था ड्वाक्रा। इंग्लिश में देखना पढ़ के उसे क्या लिखा हुआ है, उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेना, ड्वाक्रा बन के आएगी या सीधा ड्वाक्रा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। और एक है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये भी कब शुरू हुई है, 1980 में। इससे क्वेश्चन क्या आएंगे, आपको 4 उठा के देगा और इनका क्रम लगवाएगा। हेलो हेलो, आपको कोई भी 4 उठा के देगा, इनके क्रम लगवा लेगा आपसे। ये क्वेश्चन शायद मुझे लगता है कल आप आरओ का पेपर है यूपी में, आप देख लेना, मे भी एक आध आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसका मतलब है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ, 1980। इसमें जितने प्रोग्राम थे सबको जोड़ दिया था, गांव में चलने वाले जितने थे ना, इन सबको ऐड कर दिया था इसमें। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999, ग्रामीण क्षेत्र में 99 में और 97 में शहरी क्षेत्र में। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे कहते हैं नरेगा, जो 2009 में बन गया मनरेगा। महात्मा गांधी नाम शुरू में जुड़ गया इसके, तो ये बन गया मनरेगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014, अभी मैंने पढ़ाई है आपको, हर परिवार के लिए एक खाता, बैंक व्यवस्था से जोड़ना। तो आप बताइए क्या बनेगा इसका, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा आंसर बनेगा ए। पुरानी योजना में यहां से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा, ये मुझे उम्मीद है। तो ऑल पुरानी योजनाएं हैं, वहां से कंप्लीट हो जाएगा। नरेगा थोड़ा ध्यान रखना, एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। ये नेशनल रूरल, ठीक है, रोजगार गारंटी, यानी इसमें एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी गई, ठीक है। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े।
बजट 2025-26 यूनियन बजट 2025-26 में व्यक्तिगत आय कर छूट 12,75,000 तक रखी गई है। देखिए जो छूट है ना वो है 12 लाख तक की आय तक। लेकिन 75,000 दिया गया है अलग से, जो वेतन प्राप्त करते हैं, पेंशन भोगी हैं, तो उनको अलग से 75,000 की और जो है वो छूट दी गई है। ठीक है, तो 12 लाख तो है, उसके अलावा 75,000 की और अलग से दी गई है, तो ये टोटल कितना बनेगा 12,75। ठीक है, वो रिबेट के सिस्टम से है तो ये सही है। अगला है उस बजट में जीडीपी का, देखो यह फिजिकल डेफिसिट, इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। ये कह रहा है जी राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4 निर्धारित किया गया है, स्टाल लगाओ 3, ये इंपॉर्टेंट है। और ये बजट 2024-25 में पता है कितना था, 4.8%। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, वो कितना रखा गया है, 4.4% लक्ष्य रखा गया है। राजकोषीय घाटा क्या होता है आपको पता है, जितना आप आरबीआई से या जितना सरकार ऋण लेती है, और इस बार लगभग ऐसे मानिए लगभग ये 15.5 करोड़ है, लाख करोड़। देखो आपको पता है बजट में 2 खाते होते हैं, एक राजस्व खाता, एक पूंजीगत खाता। तो है क्या, टोटल बजट में सरकार की जितनी आय है और जितना व्यय है, हमेशा व्यय ज्यादा होता है। तो मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि सरकार की जो टोटल आय है, राजस्व आय और पूंजीगत आय, वो लगभग 34.5 रुपए है, और सरकार जो व्यय कर रही है वो लगभग कर रही है अप्रोक्सीमेट 50 रुपए, तो उसे जरूरत पड़ रही है लगभग 15.5 रुपए की। तो वो 15.5 रुपए कहां से लेके आएगी, तो 15.5 रुपए का वो लेके आएगी लोन, वो उधारी में लेके आएगी, और उसी को हम क्या बोलते हैं, राजकोषीय घाटा कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो यहां जो मैं बात रुपए में कर रहा था, ये बात है लाख करोड़ की, यानी सरकार ने इस बार कहा कि लगभग 34.5 लाख करोड़ रुपए हमारी आय है, जिसमें राजस्व आय भी है, पूंजीगत आय भी है, और हम खर्च कर रहे हैं लगभग 50 लाख करोड़ के आसपास। तो कितना पड़ रहा है बीच में, 15.5 लाख करोड़ का अंतर है। तो ये 15.5 लाख करोड़ सरकार क्या लेगी इस बार, फिर से कर्ज लेगी। सामान्यतः आरबीआई से कर्ज लिया जाएगा। तो ये राजकोषीय घाटा बजट 2025-26 में जो है, ये जीडीपी का कितना परसेंट है, यानी जो जीडीपी का आकार है उसका कितना परसेंट है, 4.4%। हालांकि पिछले बजट में 4.8 था। आप कहेंगे सर इतना ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि पुराने अगर वर्षों के अनुसार देखो तो ये लगातार घट रहा है, लगातार ये कम होता जा रहा है। तो यहां पर पहला वाला सही है और दूसरा वाला भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए और बी दोनों। क्लियर? इस पे स्टार लगा देना 3। मेन स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। बिल्कुल ये योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बजट में इस योजना को शुरू किया गया, इसका उद्देश्य है जो देश में 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर पैदावार बहुत कम है, उन 100 जिलों की पैदावार बढ़ानी है, यानी उनमें उत्पादन बढ़ाना है, वो चाहे खाद्यान्न फसलों का हो या कोई भी फसल का हो। तो इसका उद्देश्य है 100 कृषि जिलों को कवर करना, और जहां पर उद्देश्य है उत्पादन बढ़ाना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, सही है। ध्यान रखिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना इस पे। अगला है एमएसएमई। इसका तो मतलब समझते हो, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, हेतु क्रेडिट गारंटी कवर बढ़ाया गया है, 5 करोड़ से बढ़ा के 10 करोड़ किया गया। सही बात है, जो गारंटी कवर किया गया है वो कितना कर दिया गया है, 10 करोड़। ठीक है, इसका मतलब है कि सरकार आप लोन लेते हो डूबता है तो उसमें सरकार भी कुछ हद तक क्या करेगी, उसको झेलेगी। बजट में एक्सपोर्ट प्रमोशन हेतु भारत ट्रेड नेट मिशन का ऐलान किया गया है। बिल्कुल, यानी निर्यात बढ़ाने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, निर्यात बढ़ाने हेतु एक मिशन शुरू किया गया है जिसका नाम है भारत
ट्रेड नेट। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, भारत ट्रेड नेट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भारत में निर्यात बढ़ाने से। अलग अलग देशों को हम निर्यात कर पाए बेहतर, तो निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने एक इस वाले बजट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका नाम है भारत ट्रेड नेट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ए, बी एवं सी सभी सही है। क्लियर? यूनियन बजट 2025-26 के अनुसार नए कर व्यवस्था में किन विशेषताओं का प्रावधान है? 12 लाख तक कोई आयकर नहीं होगा, हाँ सही बात है। 75,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, हाँ, लेकिन किनको मिलेगा? जो लोग वेतन भोगी हैं, ठीक है, जो वेतन मिलता है जिन्हें, या जो पेंशन भोग रहे हैं यानी पेंशन भोगी हैं, उनको अलग से 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये वाला भी सही है। पूरी तरह अगर हम बात करें, अग्रसम कितना है? 12,75,000 रुपए, बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर ए, बी, सी तीनों सही है। और जो नए टैक्स स्लैब है ना, वो बड़े अलग है। वो टैक्स स्लैब कैसे है नए? 0 से 4 लाख, 4 से 8 लाख, 8 से 12 लाख, 12 से 16 लाख, 16 से 20 लाख, 20 लाख, 20 से 24 लाख, ठीक। अब यहां पर जो टैक्स की दरें हैं, यहां पर है 0% टैक्स, इस पर है 5% टैक्स, इस पर है 10% टैक्स, इस पे है 15% टैक्स, इस पे है 20% टैक्स, इस पे है 25% टैक्स, और 24 लाख से ज्यादा पर है 30% टैक्स, चाहे फिर आपकी इनकम कितनी ही हो। 24 लाख से अगर ज्यादा आप कमाते हो, अब आप कहेंगे सर अभी आप कह रहे हैं 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, अब अभी आप कह रहे हैं कि 0 से 4 तक फ्री है, तो बाकी फिर कैसे होगा? रीजन क्या है? अगर मैं कहूं कि किसी की इनकम 8 लाख है, या मैं मान लेता हूं किसी की इनकम 12 लाख है, तो वो टैक्स कैसे देगा? मान लीजिए हमने 12 लाख इनकम मान ली, तो कैसे लगता है टैक्स? लगता है ऐसे है कि 0 शुरू के 4 लाख पर उस पर कोई टैक्स उसे नहीं देना, यानी उसकी टैक्स की रकम बनी 0 शुरू के 4 लाख पे। अगले 4 लाख पे उसे देना है 5%, यानी रकम बनेगी उसकी कितनी? 20,000। 4 लाख पे 20,000 बनेगी 5% के अनुसार। अगले 4 लाख पे 10%, तो कितनी बनेगी? 40,000। 40,000 टोटल कितना टैक्स बन गया उसका? 60,000। अब सरकार ने यहां क्या कहा, वो ये कि अगर आपका टैक्स 60,000 तक बनता है तो सरकार आपको रिबेट दे देगी, सरकार आपको 60,000 का टैक्स छोड़ देगी। सरकार ने ये नहीं कहा कि अभी आपकी 12 लाख तक इनकम है तो ऐसे में हम आपका टैक्स नहीं लेंगे या 0 हो जाएगा। 0 नहीं कहा, उसने क्या कहा? 60,000 तक जिनका टैक्स बन रहा है उनको हम 60,000 के टैक्स की छूट दे देंगे। तो अगर 12 लाख किसी की इनकम है तो उसका टैक्स कितना बनेगा? 60, और चूंकि सरकार 60,000 का रिबेट दे रही है तो ऐसे में टैक्स 12 लाख तक क्या हो गया? आपका 0 हो गया। उसके अलावा ये और कहा गया कि जो अलग से पेंशन ले रहे हैं या वेतन है, उनका वेतन उनको जो है 75,000 रुपए और ज्यादा की क्या मिलेगा? आपका एक स्टैंडर्ड डिडक्शन उनको मिलेगा। तो कुल मिला के अगर बात करें आयकर में कितनी छूट मिल रही है? 12,75,000 रुपए। आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है। इसको याद करने का तरीका सीधा मैंने बताया, 0 से 24 तक जाना है और रेट 0 से 5-5 करके बढ़ानी है। बस 25 तक 30% तक ध्यान रखना कि 24 के बाद में कितना टैक्स लगेगा? 30%। तो यहां पर आंसर क्या होगा? ए, बी, सी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट, मतलब ये जो फाइनेंस ईयर है 25-26 के लिए सरकारी फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य कितना रखा है? 4.4। ठीक है, देखो इसको कितनी जगह डाल दिया एआई ने? 2 जगह डाल दिया। अभी गिनना कितनी जगह डालेगा। यूनियन बजट 2025-26 में टोटल एक्सपेंडिचर का अनुमान लगभग कितना है? अप्रोक्सीमेट
लगभग 50 लाख के आसपास है। और टोटल खर्च जो है वो लगभग कितना है, यानी इस बार का जो सरकार का बजट है वो लगभग 50 लाख करोड़ का है, लेकिन इनकम लगभग 34.5 लाख करोड़ है। तो 15.5 लाख करोड़ इधर से क्या ले रहे हैं हम लोग, हाँ ले रहे हैं। नेक्स्ट, हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाना, यहाँ पे बहुत कुछ बातें होने वाली है। एक सरकार ने मिशन शुरू करा है, ये इसे हम बोलेंगे, इसे बोला जाएगा दलहन आत्मनिर्भर मिशन, आत्मनिर्भरता मिशन। ठीक है, तो ये इस बार सरकार ने कहा है कि अगले 6 वर्षों में हमें भारत को दलहन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि भारत में दलहन का हमें क्या करना पड़ता है, आयात। तो दलहन में इस मिशन में कौन कौन सी दालों को शामिल किया गया है, तूर, उड़द और मसूर। तो ये तीनों इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, स्टार लगा दो 3। तूर, अब वो आप घर मम्मी से आके पूछना, तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, ठीक है, कौन सी होती है। चलिए, तो ये सही है। मिशन भी ध्यान रखना है, मिशन जो है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है भारत को दलहन के मामले में क्या बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। अगला है किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा, बिल्कुल 3 लाख थी, पहले 3 लाख थी और अब सीमा बढ़ाई गई है क्रेडिट कार्ड की, किसान क्रेडिट कार्ड की। ये कितनी कर दी गई है इस बजट में, 5 लाख। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहले 3 लाख की 5 कर दी गई है। मखाना बोर्ड इंपोर्टेंट है, स्टार लगाओ। मखाना बोर्ड की स्थापना किस राज्य में करी जाएगी, बिहार। हाँ आपको पता है ना, तो मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। मखाना जो है वो किससे बनता है पता है, मखाना किस चीज का बनता है, कमलगट्टे देखें, कमलगट्टे, तो वो तालाब से निकाल करके उसे गर्म करके उसको फोड़ा जाता है, उससे बिहार में इसका प्रोडक्शन जो है उत्पादन ठीक ठाक होता है। तो उसके लिए अब मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा बिहार में, ये स्टेटमेंट भी सही है। एक है स्वामी फंड को 30,000 करोड़ आवंटित किया गया है। एक्चुअली एक फंड है स्वामी फंड, ये क्या है, सरकार ने जो आवासीय समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए, जैसे मान लीजिए कई लोग ऐसे हैं जिनका मकान फंसे हुए हैं, किसी योजना के तहत उनको मकान दिया जाना था, मकान बन गया, अभी चाबी नहीं दी गई, कोई भी उसका रीजन है या जो भी कुछ है, तो ऐसे में मकान का स्वामी को उसके मकान की चाबी देने के लिए एक फंड की शुरुआत की गई जिसका नाम था स्वामी फंड। स्वामी फंड योजना का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है मकान का मालिकाना हक उसके मालिक को देना। और इसके लिए सरकार ने इस बार जो खर्च आवंटित राशि करी है वो 15,000 करोड़ करी है, ना कि 30,000 करोड़। तो ऐसे में इसका ये स्टेटमेंट गलत होगा और बाकी तीनों सही है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, विकसित भारत दृष्टिकोण में कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है। विकसित भारत मतलब हम क्या क्या चाहते हैं जो हमारा भारत विकसित होगा। पहला है यूनिवर्सल हेल्थ केयर, बिल्कुल सबको क्या मिले, हेल्थ मिले। क्या हम दे रहे हैं, हाँ आयुष्मान योजना कोशिश कर रहे हैं, उसके तहत सबको क्या दें हम लोग, हेल्थ केयर दें। जीरो पॉवर्टी यानी शून्य गरीबी, आप देख रहे होंगे पीडीएस सिस्टम के तहत लोगों को अनाज दिया जा रहा है। हाँ, उद्देश्य क्या है, यही है कि एटलीस्ट भारत से क्या हो, जो पॉवर्टी है गरीबी वो पूरी तरह जीरो हो जाए। अगला है ये है एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट बैंकिंग। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि देश में प्राइवेट बैंकिंग आ जाए, कर रही है सरकार अलग बात है, लेकिन ये उद्देश्य थोड़ी है कि जितने सरकारी बैंक थे उन्हें खत्म कर दें और सब प्राइवेट बैंक लिए हैं। ऐसा उद्देश्य सरकार चाह के भी नहीं बनाएगी, वो अलग बात है, ऐसा कर दे। ठीक है, तो ये वाला जो है ये शामिल नहीं है। 100% स्किल्ड वर्कफोर्स, बिल्कुल जो लोग काम में लग रहे हैं कम से कम उनको स्किल्ड हो, उनके पास स्किल हो। ठीक है, तो ये वाला भी सही है। तो आंसर क्या होगा इसका, सी। कौन सा शामिल नहीं है, तो सी शामिल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, नीन में से कौन सा कथन सही है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल व्यय लगभग इतना है, सही है। वित्तीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट 2025-26 के लिए जीडीपी का 4.4 लक्ष्य निर्धारित किया गया है, सही है। यानी आंसर क्या होगा, दोनों, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ठीक, नेक्स्ट, बजट 2025-26 में आयकर से जुड़ा कौन सा प्रावधान किया गया है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं होगा। 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये तो हो चुका है क्वेश्चन अभी मुझे लग रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका, ए बी सी, तीनों सही होंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, बजट 2025 में विकसित भारत योजना के अंतर्गत कौन सा लक्ष्य प्रस्तावित नहीं किया गया है।
ठीक है, पहला है 100% डिजिटल साक्षरता। ठीक है, हमें करना है ये काम भी। आत्मनिर्भर महिला समूह, बिल्कुल ये भी महिलाओं के लिए करना है। निजी बैंकिंग का विस्तार, ये नहीं करना है। ठीक है, हर घर जल मिशन, ये तो कर ही रहे हैं हम लोग, तो इसमें सी वाला जो है वो सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, बजट 2025 के अनुसार न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है? आई होप लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो है वो इस प्रोजेक्ट के लिए खर्च किए जा रहे हैं। उतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी हाल ही में आपको याद होगा, राजस्थान के रावत भाटा में एक न्यूक्लियर यूनिट शुरू की गई है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे कि रावत भाटा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ? ठीक है, बजट 2025 में कौन सी नई योजना की घोषणा की गई है? अभी बताई थी, धन धान्य योजना, इंपोर्टेंट है, कृषि से संबंधित योजना। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना रखा गया है? लगभग 50.65 लाख करोड़। वित्तीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट कितना है? 4.4%। कितनी बार आ गया देखो, तो समझ जाओ इसका मतलब क्या है, आएगा। हाँ, बजट 2025 के केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय जो है वो लगभग कितना है? अप्रोक्सीमेट ये लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसका आंसर होगा ए। पूंजीगत व्यय समझते हो? जो निवेश के तौर पे किया जाता है, जिसमें सड़कें बननी है, भवन निर्माण होना है। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय का मतलब जो होता है वो होता है निवेश कार्य। देखो, सरकार के दो प्रकार के खर्च होते हैं। एक होता है सरकार पुल बना रही है, सड़कें बना रही है, निवेश कर रही है। एक होता है फालतू का खर्च, योजनाओं पे खर्च चल रहा है, पेंशन दे रही है, सब्सिडी दे रही है, वो होता है राजस्व। और देश के लिए अच्छा कौन सा होता है? पूंजीगत भी अच्छा होता है। ठीक है, अब टोटल खर्च कितना है? 50 लाख करोड़। अब उसमें से पूंजीगत कितना है? 11, यानी अच्छा वाला कितना है? 11। तो लगभग 39 लाख करोड़ कौन सा है? राजस्व। वो कौन सा होता है? उससे ना कोई सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ती है, ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है। ठीक है, बजट 2025 में रेलवे को कितनी राशि पूंजीगत आवंटन किया गया है? पूंजीगत आवंटन जो हुआ है वो लगभग 2.55 लाख करोड़ है। ठीक है, तो एग्जैक्ट है, इसमें कुछ में डाटा अगर आप सर्च करेंगे तो 2.65 लाख करोड़ मिलेगा, लेकिन मेन जो पूंजीगत आवंटन है वो हुआ है 2.55 लाख करोड़। बजट 2025-26 में रक्षा क्षेत्र के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है? तो कितना? लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। ठीक है, 6 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। ठीक है, ये तो सब आपको याद करना पड़ेगा। बजट 2025 में शिक्षा क्षेत्र के लिए कितना आवंटन किया गया है? तो कितना किया गया है? अप्रोक्सीमेट लगभग शायद 1.29 लाख करोड़ के आसपास किया गया है। 1.29 लाख करोड़। बजट 2025-26 में केंद्र सरकार का कर राजस्व का लक्ष्य कितना है कि जो सरकार को कर से राजस्व प्राप्त होगा? वो लगभग जो है वो अप्रोक्सीमेट 28.5 लाख करोड़ है। ठीक है, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेगा एग्जाम में बजट से। बजट 2025 में सरकार द्वारा अनुमानित उधारी कितनी रखी गई है? लगभग 15.30 लाख करोड़। मैं बताया ना, लगभग अप्रोक्सीमेट 15.5 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, बजट 2025 में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कितनी क्रेडिट सीमा कर दी गई है? 5 लाख। पहले कितनी थी? स्वच्छ भारत मिशन के लिए बजट 2025-26 में कितनी राशि आवंटित की गई? ये लगती है लगभग अप्रोक्सीमेट 192 के आसपास। ठीक है, करोड़। अब इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो की गई है, ग्रामीण और शहरी में शायद अलग अलग है। तो ये वाला ना, ये डाटा जो है, इस क्वेश्चन को मैं देख रहा था, तो इसमें कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसको लिख लेना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो किया गया है वो लगभग 12,000
के आसपास लिख लो आप, 12,000 करोड़ लिख लो उसको। इसमें से शहरी क्षेत्र में 5,000 करोड़ है और 7,192 करोड़ जो है वो आपका ग्रामीण क्षेत्र में। ठीक है, हो गए पूरे? ठीक है, हमने तो मजे कर दिया यार।